खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। इकोनॉमी एंड देख रहे हैं आप। शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके साथ मैं हूं अंशु पवन। शो की शुरुआत करेंगे बाजार के हाल के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार एक छोटे दायरे में कामकाज करता हुआ नजर आया। सेंसेक्स निफ्टी की जो क्लोजिंग रही है वो लाल निशान में हुई है। सेंसेक्स 95 अंक टूटा है तो वहीं निफ्टी में 7.5 अंकों की कमजोरी देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 45 पैसे कमजोर हुआ है। 73.03 के मुकाबले ये 73.48 के स्तर पर इसने अपनी क्लोजिंग दी है। मिड कैप इंडेक्स में अगर देखें तो बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 0.40% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.74% की तेजी लेकर बंद हुआ, जबकि ऑयल एंड गैस स्पेस में आज दबाव के साथ ट्रेड हुआ है। 0.27% की कमजोरी लेकर बीएसई के ऑयल एंड गैस इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो यहां पर भी आज वीकनेस देखने को मिली। तमाम बैंकिंग शेयर जो थे वो आज उसमें ज्यादातर शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। बैंक निफ्टी 343.70 अंक टूटा है। 23,530.85 के लेवल्स पर इसने अपनी क्लोजिंग दी है। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में भी आज गिरावट हावी दिखी और इसी के चलते निफ्टी का जो प्राइवेट बैंक इंडेक्स है वो 1.38% की गिरावट लेकर बंद हुआ है, जबकि सरकारी बैंकों में भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। पीएसयू बैंक इंडेक्स निफ्टी का 0.85% टूटकर बंद हुआ है। बाकी के इंडाइसेस पर नजर डालें तो रियल्टी इंडेक्स में 0.20% की कमजोरी देखने को मिली। मीडिया इंडेक्स 0.01% की बढ़त लेकर बंद हुआ, जबकि मेटल स्पेस में आज के सेशन में वीकनेस के साथ ट्रेड हुआ है। निफ्टी का जो मेटल इंडेक्स है 0.55% फिसल कर इसने अपनी क्लोजिंग दी है। ऑटो स्पेस में आज सेशन में खरीदारी देखने को मिली। 0.91% की तेजी लेकर ऑटो इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी है। फार्मा इंडेक्स भी आज 0.94% की बढ़त लेकर बंद हुआ है, जबकि आईटी स्पेस में आज के सेशन में खरीदारी के दम पर आईटी इंडेक्स 1.50% की तेजी लेकर बंद हुआ है। निफ्टी का जो एफएमसीजी इंडेक्स है वो 232 अंक चढ़कर बंद हुआ है। एडवांस और डिक्लाइंस की बात करें तो निफ्टी के 50 में से 27 शेयरों में खरीदारी रही। 23 शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो बैंक निफ्टी के 12 में से 8 शेयरों में खरीदारी रही। 4 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए हैं, जबकि सेंसेक्स के 30 में से 14 शेयरों में बढ़त के साथ कामकाज हुआ। 16 शेयरों पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। बाजार का आज का सत्र खत्म होने पर सेंसेक्स 95 अंक गिरा है। 38,990.94 के स्तर पर इसने अपनी क्लोजिंग दी है। 7.5 अंकों की कमजोरी निफ्टी में देखने को मिली है। 11,527 के लेवल्स पर निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी, यानी कि आज के सेशन में 0.24% की कमजोरी सेंसेक्स में देखने को मिली, जबकि 0.07% का दबाव लेकर निफ्टी बंद हुआ है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कोरोना संकट के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रोज नए नए आंकड़े अर्थव्यवस्था की बढ़ती बदहाली की कहानी सुना रहे हैं। सोमवार को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी -23.9% तक गिरने की खबर आई, जिसके बाद पूरे वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी के 10.9% तक गिरने की आशंका जताई गई थी। अब आईएमएफ की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था G20 देशों में सबसे बुरी हालत में रह सकती है। गीता गोपीनाथ ने यह भी कहा कि दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर ऐतिहासिक कमजोरी इसमें देखने को मिल सकती है। गीता गोपीनाथ ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें कहा गया कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भी G20 देशों की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर देखा जा रहा है। G20 देशों की इकोनॉमी की ग्रोथ नेगेटिव जोन में बनी रह सकती है। इस समूह में भारत की जीडीपी 25.6% तक नेगेटिव रहने की आशंका जताई गई है। आईएमएफ की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने यह भी लिखा है कि आंकड़े तिमाही दर तिमाही आधार के हैं, इनकी तुलना किसी साल से नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि साल 2020 की तीसरी तिमाही में G20 देशों की जीडीपी में सुधार आने की उम्मीद है। इस साल की पहली तिमाही में कमजोरी देखने के बाद चीन की जीडीपी दूसरी तिमाही में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार का वित्तीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट इस कारोबारी साल 2020-21 में बढ़कर जीडीपी के 8% से ऊपर जा सकता है। ये बात कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक ताजा रिपोर्ट में कही गई है। जानकारी दे दें कि सरकार अपनी आमदनी से जितना ज्यादा खर्च करती है उसे वित्तीय घाटा कहते हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की तरफ से कहा गया था कि कोरोना वायरस की वजह से टैक्स कलेक्शन घटने और राहत पर खर्च बढ़ाए जाने की वजह से इस कारोबारी साल के पहले 4 महीने
यानी कि अप्रैल से जुलाई में वित्तीय घाटा पूरे 12 महीने के लिए तय की गई सीमा के 103.1% पर पहुंच गया है। ब्रोकरेज कंपनी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि केंद्र सरकार अगर अपने खर्च में 1.7 लाख करोड़ रुपए की कटौती नहीं करती है तो उसका वित्तीय घाटा बढ़कर 8 से 9% तक बढ़ सकता है। सरकार ने पहले 4 महीनों में पूरे वित्त वर्ष के बजट अनुमान का 35% खर्च कर दिया है। इस दौरान रेवेन्यू खर्च में करीब 12% और पूंजीगत खर्च में 4% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन में कमी चिंता की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। इस कारोबारी साल के पहले 5 महीनों में जीएसटी की वसूली करीब 3.1 लाख करोड़ रुपए हुई है। पूरे कारोबारी साल के लिए जीएसटी वसूली का अनुमान 13.4 लाख करोड़ रुपए है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बाकी के 7 महीनों में हर महीने सरकार को कम से कम 1.5 लाख रुपए की जीएसटी वसूली करनी होगी। कोटक की रिपोर्ट यह भी कहती है कि अगले कुछ महीनों में अगर कलेक्शन बढ़ता भी है तब भी पूरे कारोबारी साल में स्टेट जीएसटी कलेक्शन बजट अनुमान के मुकाबले 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए कम ही रह सकता है। संशोधित अनुमान के मुताबिक इस कारोबारी साल में जीडीपी में 11.5% की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके आधार पर जीडीपी के मुकाबले वित्तीय घाटा 8% रह सकता है। वहीं लोन मॉरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को अंतरिम राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर अगस्त तक कोई बैंक लोन अकाउंट एनपीए घोषित नहीं है तो उसे अगले 2 महीने तक भी एनपीए घोषित ना किया जाए। लोन मॉरेटोरियम मामले में अब सुनवाई अगले हफ्ते 10 सितंबर को होगी। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार लोन ना चुका पाने पर किसी पर जबरन कार्रवाई ना करे। लोन मॉरेटोरियम पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दिया है। सरकार ने ये संकेत दिए हैं कि मॉरेटोरियम को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये कुछ ही सेक्टरों को मिलेगा। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में ये कहा था कि ब्याज पर ब्याज के मामले पर रिजर्व बैंक फैसला लेगा। सरकार ने सूची सौंपी है कि किन सेक्टर्स को आगे राहत दी जा सकती है। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम ऐसे सेक्टर्स की पहचान कर रहे हैं जिनको राहत दी जा सकती है, ये देखते हुए उनको कितना नुकसान हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में अब और देरी नहीं की जा सकती। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 27 मार्च को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें बैंकों को 3 महीने की अवधि के लिए किश्तों के भुगतान के लिए मोहलत दी गई थी। 22 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 अगस्त तक के लिए 3 महीनों की मोहलत की अवधि बढ़ाने की घोषणा की। नतीजा ये कि लोन ईएमआई पर 6 महीने के लिए ये मोहलत बन गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि बैंक ईएमआई पर मोहलत देने के साथ साथ ब्याज लग रहे हैं जो कि गैर कानूनी है। ईएमआई का ज्यादातर हिस्सा ब्याज का ही होता है और इस पर भी बैंक ब्याज लगा रहे हैं, यानी ब्याज पर भी ब्याज लिया जा रहा है। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र से जवाब मांगा था। वहीं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर घिरी नरेंद्र मोदी सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हमला जारी है। आज राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अपनी वीडियो सीरीज का दूसरा हिस्सा जारी किया। इस वीडियो में राहुल गांधी ने नोटबंदी के मसले पर मोदी सरकार को घेरा और इसे गरीबों के खिलाफ वाला फैसला बताया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब किसान मजदूर पर आक्रमण था। 8 नवंबर की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, जिसके बाद पूरे देश बैंक के सामने खड़ा हो गया था। राहुल गांधी ने यह भी पूछा, क्या इससे काला धन मिटा है? क्या लोगों को इससे फायदा हुआ है? दोनों का जवाब नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नोटबंदी से सिर्फ अमीरों को फायदा मिला है। आपका पैसा घरों से निकालकर उसे अमीर लोगों को कर्ज माफ करा दिया है। राहुल गांधी ने यह भी बोला कि इसका दूसरा मकसद था कि वो जमीन साफ करने का भी एक मकसद था। देश का असंगठित क्षेत्र कैश पर काम करता है। नोटबंदी से कैशलेस इंडिया चाहते थे। अगर ऐसा होगा तो ये क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा, इसलिए इसकी वजह से किसान, मजदूर, छोटे कारोबारियों को नुकसान हुआ है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि छोटे कारोबारी बिना कैश के नहीं जी सकते हैं। हमें नोटबंदी के इस आक्रमण को पहचानना होगा, देश को इसके खिलाफ लड़ना होगा। राहुल गांधी ने इससे पहले 31 अगस्त को इस सीरीज का पहला हिस्सा जारी किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार जानबूझकर असंगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में जुटी हुई है।
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हर साल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग जारी करती है। इस ग्लोबल इंडेक्स में भारत की स्थिति पिछले 5 सालों में लगातार बेहतर हुई है। इस साल भारत ने लंबी छलांग के बाद टॉप 50 में अपनी जगह बना ली है। GII 2020 में भारत को 4 पायदान का फायदा हुआ है। अब भारत वैश्विक स्तर पर 48वें पायदान पर आ गया है। 2019 में इस इंडेक्स में भारत 52वें पायदान पर था। कोरोना संकट के बीच भारत के लिए ये बेहद अच्छी खबर है। चीन इस लिस्ट में 14वें पायदान पर है। इस सूची की टॉप 5 कंट्रीज की अगर बात की जाए तो ये स्विट्जरलैंड, स्वीडन, US, UK और नीदरलैंड्स हैं, जबकि भारत, चीन, फिलीपींस और वियतनाम ने लगातार बेहतर इनोवेशन की वजह से अपनी पोजीशन को और बेहतर किया है। GII रैंकिंग में इन देशों को सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के तौर पर दिखाया गया है। इस इंडेक्स में भारत को पिछले 5 सालों में लगातार सफलता मिली है। दिलचस्प बात यह है कि मध्य और दक्षिण एशिया में भारत पहले पायदान पर आया है। भारत ने GII के सभी कैटेगरीज में अपनी स्थिति बेहतर की है। ICT, सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट, ऑनलाइन सर्विसेज के अलावा साइंस और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की संख्या और R&D, इनोवेटिव ग्लोबल कंपनीज जैसे इंडिकेटर्स में भारत टॉप 15 में शामिल बताया जा रहा है। IIT बॉम्बे और दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, बेंगलुरु जैसे संस्थानों के साथ साथ टॉप साइंटिफिक पब्लिकेशंस के दम पर भारत ने ये मुकाम हासिल किया है। इस सूची में स्विट्जरलैंड ने लगातार अपनी टॉप रैंकिंग बरकरार रखी है, जबकि रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने पहली बार टॉप 10 में एंट्री मारी है। सिंगापुर इसी सूची में 8वें पायदान पर है, डेनमार्क 6ठे पायदान पर, जबकि 7वें नंबर पर फिनलैंड और 9वें नंबर पर जर्मनी आता है। अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी का कहना है कि मुंबई एयरपोर्ट की हिस्सेदारी हासिल करने से 6 एयरपोर्ट्स के उनके मौजूदा पोर्टफोलियो को बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे ग्रुप के दूसरे कारोबार को भी रणनीतिक बढ़त मिलेगी। अडानी एंटरप्राइजेस की सहायक इकाई अडानी एयरपोर्ट्स ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में GVK एयरपोर्ट डेवलपर्स लिमिटेड की 50.5% हिस्सेदारी खरीदने की इस हफ्ते घोषणा की है। अडानी एयरपोर्ट्स ने मुंबई एयरपोर्ट में 74% की नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करने की योजना तैयार कर रखी है। इसके लिए वो एयरपोर्ट कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका और बिडवेस्ट की 23.5% हिस्सेदारी भी खरीदेगी। गौतम अडानी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से विश्व स्तरीय है। 6 हवाई अड्डों के हमारे मौजूदा पोर्टफोलियो में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शामिल होने से हमें एक महत्वपूर्ण मंच मिला है, जिससे हमें अपने दूसरे थोक व्यवसायों के लिए रणनीतिक बढ़त मिलेगी। MIL के पास नवी मुंबई एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी है। इस अधिग्रहण में हमें अपने ग्राहकों की सेवा करने और फुटकर और थोक व्यापार मंडल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही मुंबई 21वीं सदी के शीर्ष 5 वैश्विक महानगरीय केंद्रों में एक बनने के लिए तैयार है। ये देश का शीर्ष हवाई अड्डा और मुख्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र होगा। वहीं यस बैंक ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगा दिया है जिसमें कोर्ट ने यस बैंक केस में वधावन ब्रदर्स को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस आदेश पर 7 अक्टूबर तक के लिए स्टे लगा दिया है। इससे पहले 20 अगस्त को यस बैंक घोटाले के आरोपी कपिल वधावन और धीरज वधावन ब्रदर्स को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। 60 दिनों की अवधि खत्म होने के बावजूद ईडी वधावन ब्रदर्स पर कोई चार्जशीट दायर नहीं कर पाया, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों वधावन ब्रदर्स को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। हालांकि हाई कोर्ट से जमानत के बाद भी वधावन ब्रदर्स को जेल में ही रहना था, क्योंकि करोड़ों रुपए के घोटाले में CBI ने भी उन पर मुकदमा किया था और इसमें जमानत नहीं मिली थी। जानकारी दे दें कि कपिल वधावन और धीरज वधावन दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि DHFL के प्रमोटर्स हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को जमानत 1 लाख रुपए के मुचलके और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर दी थी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अब बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर 7 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब टैक्स पेयर्स अपने ITR को 30 नवंबर 2020 तक दाखिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग से आसानी से ऑनलाइन ITR फाइल किया जा सकता है। जॉब करने वाले लोगों को उनकी कंपनी फॉर्म 16 देती है। इसमें फाइनेंशियल ईयर में काटा गया टैक्स और आय का लेखा जोखा मेंशन होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय नौकरी पेशा के लिए
फॉर्म 16 सबसे जरूरी होता है। इसके बिना ITR फाइल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। फॉर्म 26 AS में आय से कटे गए टैक्स की डिटेल्स होती हैं, साथ ही भुगतान किए गए सभी टैक्स और रिफंड की भी जानकारी इसमें होती है। इस फॉर्म के जरिए भुगतान किए गए टैक्स की डिटेल्स, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे टैक्स पेयर्स को ये वेरीफाई करने में मदद मिलती है कि कंपनी, बैंक या टैक्स भुगतान करने वाले ने सरकार के पास टैक्स डिपॉजिट किया है या नहीं। वहीं सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने लगी है, लेकिन उसी सरकार की एजेंसियां जो आंकड़े पेश कर रही है वो सरकार के दावों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। सरकार की तरफ से जारी किए गए वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के GDP आंकड़े गिरावट दर्शाते हैं। GDP -23.9% रही, यानी कि आर्थिक गतिविधियों में उतना सुधार नहीं हुआ है। अब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से जारी बेरोजगारी दर के आंकड़े ने परेशानी और भी बढ़ा दी है। CMIE डेटा में सामने आया कि अगस्त में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.35% पर पहुंच गई है। रिपोर्ट देखिए। रोजगार के मोर्चे पर जून के मुकाबले जुलाई में बेहतर आंकड़े सामने आए थे। उम्मीद की जा रही थी कि धीरे धीरे आंकड़े और बेहतर होंगे, लेकिन अगस्त के आंकड़ों ने एक बार फिर निराश किया है। जुलाई के मुकाबले अगस्त में रोजगार के मौके घटे हैं। देश में रोजगार के घटते अवसर अच्छे संकेत नहीं है। इस बात का खुलासा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में किया है। CMIE डेटा के मुताबिक अगस्त में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.35% पर पहुंच गई है, जबकि पिछले महीने जुलाई में ये आंकड़ा 7.43% का था। रोजगार के मोर्चे पर लगातार लग रहे झटकों से चिंता बढ़ती जा रही है। ऐसे में शहरी बेरोजगारी दर के आंकड़े ज्यादा चिंताजनक हैं। अगस्त में शहरी बेरोजगारी दर 9.83% दर्ज की गई, जबकि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर का आंकड़ा 7.65% रहा। जुलाई में शहरी बेरोजगारी दर 9.15% थी और ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.6%। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक जैसे जैसे अनलॉक की तरफ देश बढ़ेगा, रोजगार की स्थिति और बेहतर होगी, लेकिन अगस्त में आंकड़े बेहतर नहीं आए हैं। वहीं लॉकडाउन पीरियड की अगर बात करें तो जून के मुकाबले जुलाई में शहरी और ग्रामीण दोनों ही बेरोजगारी दरों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। जून में शहरी बेरोजगारी दर का आंकड़ा 12.02% रहा, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर जून में 10.52% रही। बिजनेस डेस्क, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.